नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस के भीतर महाभारत से पहले जो बगावतों का दौर चल रहा है। पहले आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा और उसके बाद संजय निरुपम ने भी आज टाटा बाय बाय कह दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव भी बागी रुख अपना चुके हैं। कांग्रेस के भीतर आखिर हो क्या रहा है? क्यों नेता बगावती सुर अपना रहे हैं? जब मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की बारी थी तो तमाम नेता एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है? मनोरंजन भारती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सारी पार्टियां कमर कसे चुनाव के महाभारत की तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नामी चेहरे एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इस महापलायन की वजहों पर नजर डालते हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के असरदार प्रवक्ता रहे और इनकी आवाज टीवी स्टूडियो की बहसों में बहुतों पर भारी पड़ती थी, लेकिन आज उन्होंने भी हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने की दो बड़ी वजह गिनवाई। एक तो ये कि सनातनी विरोध नारे वो नहीं लगा सकते और दूसरी ये कि पार्टी लगातार नौकरियां देने वालों और पैसा बनाने वालों को बुरा भला कह रही है। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। वैसे पार्टी की अंदर की खबर यह है कि गौरव वल्लभ इस बात से नाराज थे कि जो मौके उन्हें मिलने चाहिए थे वो पार्टी उन्हें नहीं दे रही थी। गौरव वल्लभ चाहते थे कि वो पार्टी के मीडिया इंचार्ज बनाए जाएं और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके पहले रोहन गुप्ता ने भी अपना टिकट जो है गुजरात से उनको दिया गया था लोकसभा का, उसको ठुकरा दिया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। उसके पहले जयवीर शेरगिल ने भी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। ये तीनों प्रवक्ता थे और कांग्रेस पार्टी का पक्ष काफ़ी मजबूती से रखते थे। गौरव वल्लभ तो उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने बीजेपी के एक प्रवक्ता को पूछ दिया था कि ट्रिलियन में कितने जो है शून्य होते हैं, उसके बाद वो सुर्खियों में आए। लेकिन क्या वजह है कि प्रवक्ता जो है कांग्रेस के पार्टी छोड़ रहे हैं? इसके पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन विभाग है उसमें कुछ गड़बड़ है। कम्युनिकेशन विभाग में दरअसल कम्युनिकेशन की कमी है। प्रवक्ता जो है उनका आरोप वो लगाते गए हैं जिन्होंने भी पार्टी छोड़ी है कि वहाँ पर एक लॉबी हावी है और जो उस कम्युनिकेशन हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बड़े बड़े नेताओं और महासचिवों की भी नहीं सुनते हैं, प्रवक्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए। रस्साकसी काफ़ी दिनों से चल रहे थे। गौरव वल्लभ ये चाहते थे कि उनको कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन का हेड बना दिया जाए कांग्रेस का, लेकिन वो हो नहीं सका और उस पर जो है एक जो व्यक्ति अभी तक काबिज हैं उनको लेकर के ढेरों शिकायतें जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष को दी गई है, 10 जनपद को दी गई है, राहुल गांधी को दी गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई हटा नहीं पाया है। कांग्रेस से जाने वाले नेताओं की अलग अलग वजह है। कई बार तो चाहकर भी पार्टी नाराज नेताओं को मना नहीं पाती क्योंकि उसको गठबंधन का धर्म निभाना होता है। मुंबई के संजय निरुपम जिस सीट से लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई, तो संजय निरुपम ने अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें तो टिकट चाहिए और खुलेआम बयानबाजी करने लगे। कांग्रेस ने आखिरकार उन्हें बुधवार रात को पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम का कहना है कि पार्टी में सत्ता के इतने केंद्र हैं कि कोई काम ही नहीं हो पाता है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी
एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिला क्योंकि ये सीट कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो पप्पू यादव ने बिना पार्टी के निशान के ही अपने दम पर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और अपनी राजनीतिक हत्या करवाने का आरोप लगाया। मुझे कोई कॉल नहीं आया। कॉल आया था राजद परिवार से और वो लीडर है जिनका भी कॉल आया था, और उन्होंने लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए और बीमा जी को सुपौल भेज दीजिए तो मेरे लिए ही। पप्पू यादव के इन बागी तेवरों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह भी एक दिन पहले अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। हालांकि उनका नाम मथुरा सीट से लिया जा रहा था। ये तो वो नेता है जिनका नाम सुर्खियों में आया, लेकिन इन नामों के पीछे एक लंबी कतार ऐसे लोगों की भी है जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन चुनाव जिताने में जिनका अहम योगदान होता है। ये मोहल्ले और ब्लॉक स्टार के कार्यकर्ता मतदान के दिन वोटरों को अपने घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक ले जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पार्टी के पक्ष में वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि ऐसे कुल 1 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें से 80,000 कार्यकर्ता दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पलायन की इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या वक्त रहते कुछ कर पाएगी? नई दिल्ली से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पहले दौर के बाद अब दूसरे दौर के नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कल पर्चा भरा। आज उसी वायनाड से स्मृति ईरानी बीजेपी के उम्मीदवार को पर्चा भरवाने पहुंची हैं। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान करना या यूं कहें कि इच्छा जताकर हंगामा मचा दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पहले भी रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने या राजनीति में आने के संकेत देते रहे हैं, लेकिन कभी भी पार्टी सूत्रों ने इस पर मोहर नहीं लगाई है। उधर हेमा मालिनी भी अपने नामांकन के लिए आज मथुरा पहुंची तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, अयोध्या और काशी की तरह मथुरा का भी कल्याण जल्द होगा। अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस ही था। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। लेकिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यह बयान देकर कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, इस गुत्थी को और उलझा दिया है। अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी यहां स्मृति ईरानी से हार गए थे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि अमेठी से कांग्रेस किसे खड़ा करेगी। मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। राहुल गांधी इस बार फिर वायनाड से खड़े हुए हैं और वहां बीजेपी उनके खिलाफ अपना पूरा दमखम लगा रही है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले यहां से अपना पर्चा भरा था और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी केरल के अपने सबसे बड़े नेता के सुरेंद्रन को उतारा है। के सुरेंद्रन प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनके नामांकन पर जश्न का माहौल था। पूरे लाव लश्कर के साथ पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता पहुंचे।
उनके काफिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहाँ राम का नाम लेने से डरते हैं और वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं रही है। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था। वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तो मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बारी है ग्राउंड रिपोर्ट की। मराठवाड़ा की बीड सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीट महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहमियत रखती है। इस सीट पर दिवंगत बीजेपी नेता मुंडे साहब यहाँ से सांसद हुआ करते थे। उसके बाद उनकी बेटी प्रीतम मुंडे यहाँ से 2 बार सांसद रही। अब प्रीतम मुंडे की बड़ी बहन पंकजा मुंडे को बीजेपी ने इसी बीड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद पंकजा मुंडे का जो राजनीतिक वनवास है वो खत्म हो जाएगा। एनडीटीवी की चुनाव यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में है। हमारी अगली मंजिल है बीड लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यहां की मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे, जो कि पंकजा की छोटी बहन हैं, उनका टिकट काटकर पंकजा को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे बीड के अंबाजोगाई पहुंचने तक सूरज ढल गया, लेकिन पंकजा मुंडे का जनसंपर्क अभियान जारी था। पंकजा ने अब तक अपना पर्चा नहीं भरा है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बैठकें लेते हुए उन्होंने अपना प्रचार जरूर शुरू कर दिया है। पंकजा मुंडे अब तक विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं। वो 2 बार परली से विधायक चुनी गईं, लेकिन 2019 में चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद उनका सियासी सफर थम सा गया था। बीजेपी ने उन्हें राज्य की राजनीति से बाहर कर पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। लोकसभा चुनाव में बहन प्रीतम की जगह पंकजा को टिकट देकर बीजेपी ने फिर एक बार उन्हें राजनीति में सक्रिय कर दिया है। देखिए, आज तक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है और उस संस्कार में पार्टी फाइनली जो भी है पार्टी तय करती है। क्योंकि मेरी बहन 10 साल से यहाँ सांसद रही और उनका काम बहुत अच्छा था और मैं एक लीडर हूँ महाराष्ट्र की, मासेस में ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी राजनेता जब राजनीतिक प्रवास करता है उसका अंतिम ध्येय संसद में जाना और वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में जाना होता ही है, पर मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको चाहकर मांगा है, पर पार्टी ने जो दिया इमीडिएटली मैंने स्वीकार है। साल 2014 तक पंकजा मुंडे की हसरत महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की थी और एक बार तो एक जनसभा के दौरान उनके मुंह से बात निकल गई कि महाराष्ट्र के लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो वही हैं। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम चुना। पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन फडणवीस के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री जरूर बनाया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पंकजा की देवेंद्र फडणवीस से अनबन की खबरें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहीं। पंकजा अपनी हार के लिए फडणवीस को जिम्मेदार मान रही थी। पंकजा ने पार्टी से नाराजगी के कई बार संकेत दिए और चर्चा तो यहाँ तक होने लग गई कि वो बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। पंकजा मुंडे एक बड़ी ओबीसी नेता भी हैं और उनको टिकट दिया जाना बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये ऐसी सीट है जहां ओबीसी और मराठा समुदाय दोनों के वोटर बड़े पैमाने पर हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का बड़ा असर
बीड़ जिले में दिखाई दिया था। यहाँ कई हिंसक वारदातें हुई थी। 2009 से लगातार इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2 बार दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यहाँ से सांसद चुने गए। उनके बाद उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे यहाँ से सांसद बनी। इस सीट पर चुनाव 13 मई को होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जीतेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी इंडिया के लिए बीड़ से। मेरे साथ खबर पक्की है में इतना ही। आगे देखिए चुनाव इंडिया का।